पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। कृषि दर्शन कार्यक्रम किसानों को समर्पित एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया जैसे सेगमेंट्स के माध्यम से कृषि जगत से जुड़ी हुई उपयोगी जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसमें कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी होती है, साथ ही बताते हैं आधुनिक तकनीक के बारे में और मिलवाते हैं एक सफल किसान से। तो आइए इस सिलसिले को जारी रखते हुए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। मिट्टी की सेहत लगातार खराब हो रही है। ऐसे में कृषि मंत्रालय द्वारा जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसान भारत भूषण त्यागी ने इस बारे में हमें कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने क्या कुछ बताया, ये जानने के लिए आइए सीधे रुख करते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो का। किसान भाइयों, ये बदलाव का समय है और बदलाव के समय में कुछ सरकार की जिम्मेदारी होती है तो कुछ जिम्मेदारी हमारी भी होती है। ऐसी स्थिति में हरित क्रांति का दौर आया तो हम एक उत्पादक के रूप में साबित हुए और पूरे देश में किसानों ने वैज्ञानिकों के साथ जुटकर राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में हरित क्रांति को सफल बनाया। देश में अनाज के भंडार भरते गए, लेकिन उस समय के अंतर पर प्रकृति का संतुलन, पर्यावरण का संतुलन और सबसे बड़ी विडंबना किसानों की आमदनी कम होना एक बड़ा मुद्दा उभर कर आया। अब फिर पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में किसानों की आय वृद्धि के लिए जो प्रयास किए गए, मैं उनकी समीक्षा करते हुए आपके सामने ये प्रस्ताव रखना चाहूँगा कि अब भारत सरकार पुनः खेती में बड़ा बदलाव चाहती है और उस बदलाव का आधार है कि अब किसान केवल उत्पादक न बने रहें बल्कि वो व्यवसाय हो जाए। व्यवसाय होने का क्या मतलब है कि उत्पादन का प्रबंधन, उसका प्रमाणीकरण, उसका प्रसंस्करण, उसका ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, जितने भी स्तर तक हम जा सकते हैं उस स्तर पर एक समन्वित कार्य योजना बनाकर मिलकर हम आगे बढ़ें। इसके लिए भारत सरकार ने कृषक उत्पादक संगठन की संकल्पना के साथ इस कार्यक्रम को एक व्यावसायिक रूप देने के लिए किसानों के लिए नए दरवाजे भी खोले हैं। क्या आपको पता है, यदि इन वास्तविकताओं को हमको ठीक ढंग से पता नहीं है तो हम आय कैसे दुगनी होगी इस पर ही चर्चा करते रहेंगे। साथियों, जैविक खेती की बात हो या प्राकृतिक खेती की बात हो, प्रकृति की व्यवस्था को समझकर उत्पादन करना, उस उत्पादन की गुणवत्ता के प्रति क्या क्या राष्ट्रीय मानक हैं उनको समझना और उनको अपनाए जाना और उसके प्रसंस्करण के द्वारा कैसे गुणात्मक मूल्य संवर्धन के द्वारा किसानों की आमदनी बढ़ सकती है, इस विज्ञान को भी किसानों को समझने की जरूरत है। और इन तीनों कार्यों को यदि किसान अपने स्तर पर करने लगे तो बाजार के आधार पर जो किसानों का शोषण भी हुआ, किसानों को अपने उत्पादन का दाम भी नहीं मिला, उसके सही दाम मिलने के अवसर भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में हम केवल गुणात्मक उत्पादन की बात नहीं कर रहे बल्कि गुणात्मक आय की बात आपसे कर रहे हैं। और एक नया रास्ता है भारत में प्राकृतिक और जैविक खेती को लेकर जो नए आयाम खड़े किए गए हैं उसमें कोई भी अंतर विरोध नहीं है। केवल समझना हमको ये है कि कौन से प्रकृति के नियम हमको उत्पादन करते समय समझने हैं तथा अपने क्षेत्र में खाद, बीज, दवाई कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको मैं अपने खेत पर तैयार कर सकता हूँ। भारत सरकार ने जैविक और प्राकृतिक खेती दोनों में ये रास्ते किसानों के लिए खोल दिए हैं कि किसान अपनी स्वेच्छा से कृषि में प्रयोग होने वाली सभी लागतों को अपने खेत में तैयार कर सकते हैं। ये किसी भी स्तर पर किसी के लिए कोई बाधा नहीं है, कोई शर्त नहीं है। जरूरत हमको है कि हमें अपने लागत खर्च को कम करना है तथा
अपनी आमदनी बढ़ाए जाने के लिए एक समन्वित कार्य योजना के रूप में कृषि को व्यवसाय के रूप में स्वीकारना है। किसान भाइयों, मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ, एक प्रयोगकार कृषक के रूप में मैंने अपनी जिंदगी में ये खेती करते हुए देखा कि किसान खेती के साथ बहुत अच्छी आमदनी, सम्मानजनक आमदनी लेकर अपने परिवार गति के साथ अच्छा जिंदगी जी सकता है। उसका तरीका यही है कि हम सामूहिक प्रयास के रूप में जैविक खेती को या प्राकृतिक खेती को अपनाएं। अब इनमें कोई बड़ा अंतर नहीं है। प्रकृति की व्यवस्था को समझते हैं तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन जब कभी हम लागत अपने स्तर पर नहीं बना पाते और बाजार से कुछ लागत खरीदने की बात करते हैं तो बाजार की लागतों की गुणवत्ता और उनका जो पैसे की बर्बादी होती है उससे बचने के लिए भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती को वरीयता दी। वरीयता देने का मतलब यह है कि किसान बाजार से किसी भी प्रकार की लागत ना ले, बल्कि बायो रिसोर्स सेंटर के आधार पर अपने ही खेत पर उन सभी लागत की चीज़ों को, कीड़ों के नियंत्रण करने की क्या चीज़ें हो सकती हैं, खरपतवारों के नियंत्रण का क्या तरीका हो सकता है, कौन से बीज होंगे, किस प्रकार के कल्चर बना सकते हैं, इन सब चीज़ों को समझना है। और इसमें एक और बड़ी बात भी है कि इसमें भी गाय की उपयोगिता भी हमको स्पष्ट होती है कि गाय केवल पशु नहीं है बल्कि एक बड़ा उपयोगी पशु है, जिसके द्वारा हमें दूध, गोबर, पेशाब, श्रम और उसकी वंश परंपरा के आधार पर भारत में पहले से ही खेती में गाय का एक महत्व रहा। तो ऐसी स्थिति में ये केवल गाय इसके लिए शर्त नहीं है। गाय जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के लिए एक उपयोगी वस्तु है, और वो वस्तु भी, वस्तु का मतलब मैं वास्तविकता से कह रहा हूँ, वो एक सच्चाई है। और उसको हम किस तरीके से सही पालन करते हुए, सही पोषण करते हुए और अपनी ज़मीन को समृद्ध बनाते हुए कैसे हम खेती को एक नई दिशा और दशा देंगे, इसके लिए मेरा आपसे निवेदन है कि भारत सरकार और हमारे इस समय वर्तमान कृषि मंत्री जी और हमारे कृषि राज्य मंत्री जी भी, मैं देख रहा हूँ कि तत्काल प्रभाव से वो किस प्रकार से तत्पर होकर दिन रात इसी प्रयास में लगे हैं कि किसानों की आमदनी बढ़ाए जाने के रास्ते खोले जाए और ग्रामीण स्तर तक इन सारी योजनाओं को पहुंचाया जाए। मुझे इस बात को बताने में आपको बहुत खुशी है। बस अंत में यही संदेश देना चाहूँगा कि अब आप केवल उत्पादक ना रहें, बल्कि अपने पढ़े लिखे बच्चों को साथ में लेकर कृषि को व्यवसाय के रूप में जानें, समझें और अपनाएं, तो आपकी आमदनी निश्चित बढ़ेगी। दोगुनी नहीं, कई गुना बढ़ने की संभावना इसमें है। ये विश्वास में दिलाने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। दिल्ली स्थित पूसा के सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 95वां स्थापना दिवस और प्रौद्योगिकी दिवस 16 से 18 जुलाई तक मनाया गया। आइए आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ खास झलकियां। आज हमारे वैज्ञानिकों के अनुसंधान, किसान का परिश्रम और भारत सरकार और राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियां, इनके फलस्वरूप ही आज ये परिस्थिति पैदा हुई है कि खाद्यान्न की दृष्टि से हम अधिशेष राष्ट्र बन गए हैं। कृषि उत्पादों की दृष्टि से दुनिया में या तो एक नंबर पर खड़े हैं या दूसरे नंबर पर खड़े हैं। लेकिन लगातार हमारे वैज्ञानिकों का जो दीर्घगामी दृष्टिकोण है, उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि उनका अनुसंधान भारत को हर विधा में नंबर 1 पर पहुंचाने का है। और इसके लिए पूरे अनुसंधान परिषद के संस्थानों से लेकर कृषि विज्ञान केंद्रों तक सभी वैज्ञानिक प्रयत्नशील हैं। मैं उनको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। नए अनुसंधानों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कृषि के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की चुनौती हम सब लोगों के सामने है। सारी दुनिया उससे जूझ रही है और इस वर्ष तो उसका असर भी दिखाई देने लगा है।
ध्यान में ही नहीं आया कि मई जून कब आया, कब गर्मी आई और कब चली गई। अब हम बरसात के समय में ही प्रवेश कर गए। आगे क्या होगा ईश्वर ही जानता है। लेकिन अच्छा यही होता है कि कभी चुनौती आए और उस चुनौती का समाधान दे सकने में हम पूर्व तैयारी कर लें। और मुझे प्रसन्नता है बदलते जलवायु परिवर्तन के दौर में जिन जिन प्रकार के बीजों की किस्म की आवश्यकता आने वाले कल में हिंदुस्तान को होगी, खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से होगी, देश की और दुनिया की आपूर्ति करने की दृष्टि से होगी। हमारे वैज्ञानिक फसल में भी उस पर काम कर रहे हैं, बागवानी में भी उस पर काम कर रहे हैं और पशुपालन और मत्स्य पालन की दृष्टि से भी उस पर काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे वैज्ञानिकों की गंभीरता और हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कृतित्व और उनका दीर्घगामी दृष्टिकोण आने वाले कल में चुनौतियों का समाधान देने में निश्चित रूप से सफल होगा। आज मुझे यह भी बताया गया कि ICAR ने इस उत्सव के दौरान 17 समझौते किए हैं, जिनमें 1 करोड़ से अधिक की आय ICAR को होगी। यह भी निश्चित रूप से एक शुभ संकेत है। और GD साहब बता रहे थे कि जितने लोग इसमें आए थे और जिनने उत्सुकता जाहिर की है, उसके आधार पर इन समझौतों की संख्या निश्चित रूप से और बढ़ेगी। यह निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात पंच तत्वों से बना व्यक्ति, पंच तत्वों में समाई सृष्टि और हमारा पर्यावरण। बीते कुछ वर्षों में वैश्विक चिंता का मुद्दा बन गए पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया में आवाजें उठी। लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को मिशन के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना भारत। 1 नवंबर 2021 यही वो तारीख है जब ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। लाइफ सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन है। जल, जंगल और जमीन के बेलगाम दोहन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध लोगों का पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान। एक ऐसी जीवन शैली को जीने की आदत जिसमें पर्यावरण से मित्रता का भाव हो, न कि नुकसान पहुंचाने की नीयत। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और टिकाऊ जीवन पद्धति है लाइफ का आधार। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण को दे रहा है नई संजीवनी और इसीलिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम ताकि हरी भरी रहे वसुंधरा। मिट्टी की उर्वरता को पोषण के हिसाब से बरकरार रखना, कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के फायदे और इसके तरीके का प्रदर्शन, जलवायु के हिसाब से फसल, बीज और विविधता यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता, बायोगैस और कंपोस्ट यानी वेस्ट से वेल्थ, कबाड़ से समृद्धि के उपाय, टिकाऊ पैदावार और खपत के तरीके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस बेहद खास रहा
और इस मौके पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्रालय सतत प्रयासरत है। अलग अलग योजनाएं इसी की हैं झलक, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का असरदार अमल, यानी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, जीवों और बीमारियों से फसलों की रक्षा, किसानों को परिस्थिति के अनुकूल टिकाऊ कीट प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करना, ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता खत्म हो, एकीकृत न्यूट्रिएंट प्रबंधन, यानी जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े, साथ ही पैदावार में बढ़ोतरी हो, जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से पैदावार की पोषकता बढ़ाने पर जोर, ताकि पर्यावरण भी रासायनिक खादों से प्रभावित न हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे। नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा योजना का खास अंग है। प्राकृतिक खेती प्रबंधन इसलिए है एक महत्वपूर्ण मिशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी की एक एक बूंद पैदावार बढ़ाने में काम आए, यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जिसका फोकस माइक्रो इरिगेशन पर है, क्योंकि जल बचेगा तो हमारा कल बचेगा। मंत्रालय का एक ध्येय, पर्यावरण का बचाव सर्वप्रथम उद्देश्य, और यही है मिशन लाइफ का पैगाम। पर्यावरण रक्षा पहला काम, मिशन लाइफ। आइए प्रकृति की मुस्कुराहट को लौटाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं अगले सेगमेंट पर, जिसका नाम है कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक सफल महिला उद्यमी से। जी हाँ, सुनीता शानू, जो कि वैसे तो राजस्थान से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन दिल्ली आने के बाद उन्होंने चाय का व्यवसाय शुरू किया और इसमें उन्हें अपार सफलता हाथ लगी। आज वो दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं इनकी कामयाबी की कहानी। राजस्थान अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए तो जाना ही जाता है, अपनी शौर्य गाथाओं के लिए भी पूरे देश में उसका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। सुनीता शानू का जन्म राजस्थान के पिलानी शहर के एक छोटे से गांव में 6 अगस्त 1970 को हुआ था। बचपन से ही सुनीता ने अपने माता पिता को परेशानियों से जूझता हुआ देखा था। एक दुर्घटना में इनके पिता की आंखें चली गई, जिसके कारण इनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सुनीता के पिता खेती किया करते थे, लेकिन आंखें चली जाने के बाद वो लाचार हो चुके थे। सुनीता शानू के जीवन का संघर्ष यहीं से शुरू हो गया। इनके माता पिता को सुनीता से काफी उम्मीदें थी। बचपन से ही सुनीता घर के काम में निपुण तो थी ही, साथ ही पढ़ाई में भी रुचि रखती थी। इन्होंने बीएससी गृह विज्ञान किया और जीवन को एक नया अर्थ देने के लिए, एक मुकाम हासिल करने के लिए और अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए वो जिंदगी की जद्दोजहद में शामिल हो गई। सुनीता शानू के ससुराल में भी खेती बाड़ी हुआ करती थी और उनके पति भी खेतों में काम करते थे, लेकिन शादी के बाद वो दोनों कुछ नया करने के उद्देश्य से दिल्ली चले आए। यहाँ आने के बाद भी उन्हें छोटे छोटे काम ही मिल रहे थे। आर्थिक मजबूरी को दूर करने के लिए सुनीता और उनके पति ने अपना व्यवसाय शुरू करने का फैसला लिया। उन्होंने चाय का एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। बस 5 किलो चाय पत्ती लेकर पति पत्नी उस काम में जुट गए। धीरे धीरे उनका ये चाय व्यवसाय आगे बढ़ गया। विकास का पौधा अंकुरित होने लगा। सुनीता शानू का ये चाय व्यवसाय चलने लगा। उनके इस व्यवसाय को नया आकाश मिलने लगा। व्यवसाय आगे बढ़ने लगा और फिर क्या था, सुनीता शानू कामयाबी की राह पर आगे चलने लगी। उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उनका मजाक उड़ाने वाले लोग, उन्हें कमजोर समझने वाले, उनसे ही प्रेरणा लेने लगे।
धीरे धीरे उनका ये व्यवसाय इतना बढ़ गया कि उनके इस व्यवसाय से दूसरी महिलाएं भी जुड़ने लगी। सुनीता शानू टी बोर्ड की सदस्य बन गई। देश के तमाम टी बागानों से वो चाय खरीदने लगी। सुनीता शानू ने जब देखा कि उनका ये व्यवसाय काफी आगे बढ़ गया है, तो उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। साथ ही अपनी इस चाय फैक्ट्री का नाम सुनीता सप्लायर्स रख दिया। इन्होंने कुछ वर्कर्स भी अपने काम के लिए रखे। आज सुनीता शानू सफल उद्यमी है। उनकी चाय का बिजनेस देश और विदेश में अपनी अलग पहचान बना रहा है। इनके यहाँ बनी फ्लेवर टी जैसे ग्रीन और व्हाइट की मांग बाजार में हमेशा ही बनी रहती है। सुनीता शानू ने जो कामयाबी हासिल की है, उसके पीछे उनकी खुद की गई दिन रात की मेहनत है। उनका मानना है कि देश को विकास की राह पर ले जाने के लिए महिलाओं का विकास बहुत जरूरी है। इनके फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाएं इनसे बेहद प्रभावित हैं और वो भी सुनीता शानू की तरह कामयाब होने की राह पर अग्रसर हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब कार्यक्रम में नजर डाल देते हैं अगले सेगमेंट पर, जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया। खेती में लगातार रसायनों के इस्तेमाल के कारण मिट्टी की सेहत खराब होती जा रही है, जिससे उत्पादकता में भी फर्क पड़ रहा है। किसानों के लिए जरूरी है कि वो मिट्टी की सेहत को जाने, ताकि उसके अनुसार वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को वापस लाने के उपाय कर सकें। इसके लिए किसानों के पास है मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड। ये सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों के लिए किस तरह से लाभकारी साबित हो रही है और उन्हें किस तरह से लाभ उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं।
अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज हम आपके लिए जो जानकारियां लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपने विचार हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। जानकारियों से भरपूर इस कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इससे आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे, जहां पर आप कृषि दर्शन के तमाम एपिसोड्स देख सकते हैं। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।